हेलो, स्वागत है आपका जूस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ का पार्ट 3, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। वर्तमान समय में जैसे राष्ट्रीय राज्य हैं, 18वीं सदी में यूरोप में ऐसे राष्ट्रीय राज्य नहीं थे। आज इन्हें हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, तब वे राजशाही, डचियों और कैंटिनों में बटे हुए थे। जैसे कि आज जो है आप यूरोप का मैप देखते हैं, वहां पे देखते हैं जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, वो पहले ऐसे थे नहीं। वो जो है अलग अलग तरह से बटे हुए थे। जैसे कि जो हमारा जो है इटली है, यहाँ पर जो ये जो है डचीज में बटा हुआ था। ये जो है हमारा स्विट्जरलैंड जो है, ये जो है यहाँ पर जो है कैंटिनो में बटा हुआ था। और ये जो हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये प्रसा है, ये यहाँ पर जो है राजशाहियाँ थीं। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। ये जो पूरा का पूरा मैप है, ये पूर्वी और मध्य यूरोप का है। और ये जो है निरंकुश जो है राजतंत्रों के अधीन था। और इन इलाकों के अंदर जो है तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह के वो सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य को ले सकते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला ये जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य है, जो अलग अलग जनसमूह, जो अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह से मिलकर बना था। अब ये किस किस तरह के क्षेत्र थे? इसमें जो है एल्प्स के ट्रियोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। ये जो है हमारा ट्रियोल है, ये ऑस्ट्रिया है, ये बोहेमिया है। और ये जो है सुडेटनलैंड जो है, ये इलाका शामिल था। इसके अंदर जो है कुलीन वर्ग जो थे जर्मन भाषा बोलते थे। इसके अलावा ये जो है हमारा लोम्बार्डी है, विनीशिया है, यहाँ पर जो है कुलीन वर्ग जो है इटालियन भाषा बोलते थे। इसके अलावा ये जो है गलीशिया है, गलीशिया के अंदर जो है कुलीन वर्ग जो है पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। मतलब खेती करने वाले लोग गरीब अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और सिलोवाक, कार्नियोला में सिलोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला था नहीं। इन तरह तरह के समूह को आपस में जोड़ने वाला तत्व केवल एक ही था, वो था राजा के प्रति निष्ठा या लगाव की भावना। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। यूरोप का सबसे प्रभावशाली वर्ग कुलीन वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। इनकी ग्रामीण इलाकों में जायदाद थी और शहरी इलाकों में ये हवेलियों के मालिक थे। ये राजनीतिक कार्य के लिए और उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब कि यूरोप के अंदर जो सबसे प्रभावशाली वर्ग जो था वो कुलीन वर्ग था। इनके सदस्य जो है एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। और इनकी जो हवेलियां थीं जो हैं वो शहरों के अंदर थीं, और जो ये गाँव के अंदर जो है जायदाद के जो है ये मालिक हुआ करते थे। और ये उच्च वर्ग के अंदर और राजनीतिक कार्यों के लिए जो है फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और इनका परिवार भी जो है वैवाहिक संबंधों में आपस में जुड़ा हुआ होता था। ये संख्या के लिहाज से बहुत कम होते थे। इनकी संख्या जो है बहुत कम थी। सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो किसानों की थी, जो पूरे यूरोप के अंदर जो है निम्न अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे थे। पश्चिम में ज़मीनों पर किराएदार और छोटे काश्तकार जो है खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप के अंदर ज़मीनें जो थीं विशाल जागीरों में बटी हुई थीं। ये देखिए, ये जो हमारा पश्चिमी और मध्य यूरोप है, इसके अंदर जो ज़मीनों पर जो है काश्तकार और जो है किराएदार जो है खेती करते थे, जबकि जो है हमारे जो मध्य यूरोप है, इसके अंदर जो ज़मीनें थी वो विशाल जागीरों के अंदर बटी हुई थी, जिस पर जो है भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। पश्चिमी और मध्य यूरोप के अंदर औद्योगिक उत्पादन के अंदर और व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ, शहरों का निर्माण हुआ और व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। शहरों का निर्माण हुआ और व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुई थी। ये जो हमारा इंग्लैंड है, इसके अंदर औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुई थी। लेकिन जो है हमारा फ्रांस और जर्मनी के अंदर जो है ये औद्योगिक क्रांति जो है 19वीं सदी के अंदर शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति आने से एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जो श्रमिक वर्गों से और मध्य वर्ग के लोगों से मिलकर बना था, जिसमें उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग थे। तो मतलब कि औद्योगिक क्रांति जो आई तो उससे एक जो है नए जो है वर्ग का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग का नाम दिया गया, जिसके अंदर जो है श्रमिक वर्ग के लोग आते थे, उद्योगपति आते थे, व्यापारी आते थे और सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग आते थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार छोटा था।
मध्य और जो है ये जो पूर्वी यूरोप है, इसके अंदर जो है इस जो है नए मध्य वर्ग का जो आकार था वो छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। मतलब कि ये जो औद्योगिक क्रांति के आने के बाद जो ये नया वर्ग बना था जिसे मध्य वर्ग का नाम दिया गया, इसी के अंदर ही जो है शिक्षित और उदारवादी जो लोग थे मध्य वर्ग के, उन्हों के बीच ही राष्ट्रीय एकता की भावना के विचार लोकप्रिय हुए और उन्होंने ही क्रांतियां शुरू की। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। तो ये राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार थे ये उदारवाद से काफी करीब से जुड़े हुए थे। उदारवाद लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द लीबर से हुई है। किससे हुई है? लीबर से हुई है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। मतलब कि नए जो मध्य वर्ग था, जो मध्य वर्ग उभरा था जो है औद्योगिक क्रांति के बाद से, उसके लिए जो है उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। अर्थात जो राजनीतिक रूप से जो उदारवादी सोच के या विचारधारा वाले लोग थे वो ऐसी सरकार पर बल देते थे जो जनता की सहमति से बनी हुई हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासकों और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो उदारवाद जो थे वो निरंकुश शासकों और पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार थे उनकी समाप्ति पर बल देता था और एक ऐसी सरकार पर जो है जोर देता था जो संवैधानिक और प्रतिनिधि सरकार हो। उदारवादी 19वीं सदी में निजी संपत्ति की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। तो उदारवादी जो है निजी संपत्ति जो है, मतलब कि एक व्यक्ति की खुद की स्वयं की संपत्ति की अनिवार्यता पर भी वो बल देते थे। लेकिन कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था। आपने पढ़ा होगा कक्षा 9वीं की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग थी और वहां अपना मत देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। जिसके पास संपत्ति नहीं होती थी और जो महिलाएं थी उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो है जब जो नए जो है सरकार बनी तो वहां पर जो व्यक्ति जो है 3 दिन की जो है सैलरी अपने महीने की देते थे उनको ही जो है वोट देने का और जो है चुने जाने का अधिकार था। और जिनके पास संपत्ति नहीं थी और जो महिलाएं थी उनको जो है राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय के लिए जैकोबिन जब शासन आया, जब केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय जो है सभी पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, परंतु जैसे ही नेपोलियन का शासन आया उसने अपनी संहिता के द्वारा दोबारा जो है सीमित अधिकारों को फ्रांस में लागू कर दिया। उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया और उनको उनके पतियों और पिताओं के अधीन कर दिया। संपूर्ण यूरोप में 19वीं सदी के एवं 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए शासन के प्रति विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्यों के नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद ये चाहता था कि बाजार की मुक्ति होनी चाहिए, चीजों और पूंजी के जो आने जाने पर राज्यों का जो नियंत्रण है उसको खत्म होना चाहिए और यह जोरदार मांग 19वीं सदी के उभरते मध्य वर्ग की थी। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों को लेते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों के कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का महासंघ बना। तो नेपोलियन ने जो है जर्मनी भाषा के जो इलाके थे उनको जोड़कर जो है 39 जो है राज्यों का एक महासंघ बनाया। इसमें जो है इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। ये जो 39 राज्यों का जो महासंघ बना था इसमें से प्रत्येक राज्य की अपनी एक मुद्रा थी और अपनी एक नापतोल की अलग से प्रणाली थी। इसमें यदि कोई व्यापारी हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचता था तो उसको 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और लगभग हर बार जो है 5% जो है सीमा शुल्क देना पड़ता था। मतलब कि यहाँ पर जो है हेम्सबर्ग से कोई व्यापारी अगर जो है न्यूरेमबर्ग जाता था तो उसको जो है 11 जो है नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार जो है उसको जो है 5% जो है सीमा शुल्क देना पड़ता था।
शुल्क वस्तुओं के आकार और वजन के हिसाब से लगाया जाता था, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी नाप तोल व्यवस्था थी। तो इसमें हिसाब लगाने में भी अधिक समय लगता था। जैसे जैसे नाप करने वाला पैमाना एले था, जिसकी लंबाई अलग अलग क्षेत्रों में घट बढ़ जाती थी। उदाहरण के लिए, यदि एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट से खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। जैसे कि एले जो है नापने का, जो है लंबाई नापने का एक जो है पैमाना था, उससे कपड़े की लंबाई नापी जाती थी। तो अगर वो कपड़ा जो है फ्रैंकफर्ट से खरीदा जाता था तो वो जो है 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। और यही जो कपड़ा है अगर मेंस से खरीदा जाता था तो वो 55.1 सेंटीमीटर मिलता था। न्यूरेमबर्ग के अंदर वही कपड़ा जो है 65.6 सेंटीमीटर मिलता था। और फ्राइबर्ग के अंदर वही कपड़ा जो है 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। नए व्यापारी वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विकास में बाधक मानते थे, इसलिए वे एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में थे जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित होता। मतलब जो ये नए व्यापारी वर्ग थे वो इस तरह के जो काम को, ये जो इस तरह की जो नए जो व्यापारी वर्ग थे, जहां पर जो है हेम्सबर्ग, जैसे कि हेम्सबर्ग से यहाँ तक जाने में जो है अलग अलग नाकों से गुजरना पड़ता था, सीमा शुल्क देना पड़ता है, एक ऐसा पैमाना जिससे जो अलग अलग स्थानों पर उसकी नाप तोल अलग अलग हो जाती थी। तो वो नए व्यापारी वर्ग जो है इसको अपने विकास में जो है बाधा मानते थे, और वो एक ऐसा जो है ऐसे क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में थे जहां पर वस्तुओं का, लोगों का और पूंजी का आवागमन मतलब आना जाना जो है बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया, तो जिसमें जो है अधिकतर जर्मन भाषा के क्षेत्र थे। ये जो जितने भी जो क्षेत्र थे इसके अंदर जो जर्मन भाषा के छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, जिनको 39 जो क्षेत्र थे, जिसको जो है नेपोलियन ने जो है एक जो है महासंगठन बनाया था इनका, तो इसके जिसमें अधिकतर जो है जर्मन भाषी राज्य थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 के ऊपर थी। 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन था जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता था और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता था। मतलब कि रूढ़िवादी जो लोग थे वो जो हमारी जो सदियों से चली आ रही परंपरा है, जो हमारे जो स्थापित संस्थान हैं और रिवाज हैं, रीति रिवाज जो हैं, उन पर जोर देता था, और जो बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे जो है विकास को प्राथमिकता देता था। मतलब कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित था। मतलब 1815 में नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में जो है हार हो गई। नेपोलियन की हार के बाद पूरा यूरोप जो था वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित था। रूढ़िवाद राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच और संपत्ति को बनाए रखना चाहते थे। मतलब कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो जो राजतंत्र मतलब राजा का शासन, चर्च की जो महानता है उसको, समाज के अंदर जो भेदभाव है उसको, और संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन अधिकतर रूढ़िवादी लोग दोबारा से क्रांति वाले दौर में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकरण राजतंत्र जैसी परंपरागत संस्था को मजबूत बना सकता है। उन्होंने ये जान लिया था कि जो है हम जो है अगर पुराने ही रीति रिवाज को फॉलो करते रहेंगे तो उससे जो है हम मजबूत नहीं रह सकते। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास व्यवस्था की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजाओं को शक्ति प्रदान कर सकते थे। तो उन्होंने ये जान लिया था कि अगर एक आधुनिक सेना होगी, कुशल नौकरशाही होगी, गतिशील अर्थव्यवस्था होगी, और यदि हम सामंतवाद और भूदास व्यवस्था का अंत कर दें तो जो है निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान हो सकती है। वियना संधि 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपियन शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक साझा समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इन सभी प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि की। वियना संधि का उद्देश्य उन सारे बदलावों को समाप्त करना था जो नेपोलियन द्वारा युद्ध के समय हुए थे। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के समय हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता में वापस लाया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है जो लुइस 16वां था उनको जो है हटा दिया गया था। तो उसके द्वारा जो है उसके बाद जो है वहाँ पर जो है उदारवादी को थोड़ा शासन चला। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो बुर्बो राजवंश हटा दिया गया था उसको सत्ता में दोबारा से लाया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जो नेपोलियन द्वारा कब्जाए गए थे, अर्थात फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जो नेपोलियन ने जीते थे युद्ध के समय। फ्रांस की सीमा पर कई राज्यों को कायम किया गया ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। तो फ्रांस की सीमा पर कई राज्यों को कायम किया गया ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके, मतलब आगे ना बढ़ सके
अपनी सीमा को ना बढ़ा सके। तो उसमें क्या किया गया कि उत्तर में जो है नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया। ये जो नीदरलैंड राज्य है ये उत्तर में यहाँ पर जो है शामिल किया गया और इसके अंदर जो है बेल्जियम को भी जोड़ दिया गया। दक्षिण में पिडमाउंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। ये जो हमारा जो ये जो दक्षिण है पिडमाउंट में जो है जेनोवा, यहाँ पर है जो है ये जेनेवा को जो है इसमें जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। ये जो प्रशा है उस टाइम पे जो जर्मनी का ये जो प्रशा है इसकी जो है पश्चिमी सीमाओं पर, ये जो फ्रांस से लगती हुई सीमाओं पर इसको जो है महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ये जो ऑस्ट्रिया जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी जो है ऑस्ट्रिया जो है इसके जो है उत्तरी जो है इटली की जो सीमा है इसका नियंत्रण जो है ऑस्ट्रिया को सौंपा गया। नेपोलियन द्वारा निर्मित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को बरकरार रखा गया। जो नेपोलियन के द्वारा जो 39 राज्यों के जर्मन महासंघ थे उसको बरकरार रखा गया। रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। ये जो रूस है इसको जो है पोलैंड का जो है एक हिस्सा दिया गया। इन सब का परम उद्देश्य उन राज्यों की बहाली करना था जिन्हें नेपोलियन ने खत्म कर दिया था और रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। क्रांतिकारी 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वह आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश शासन व्यवस्था पर उंगली उठाती थीं, उसकी वैधता को चुनौती देती थीं। मतलब 1815 में जो स्थापित जो है वियना संधि के बाद जो स्थापित जो संस्थाएं थी निरंकुश थी और वह जो है आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और कोई भी अगर उसकी वैधता पर चुनौती देता था तो उसको वो दबाना चाहती थी। ज़्यादातर निरंकुश सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता, समानता के विचार पर नियंत्रण लगाना था। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ उदारवादियों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा अब प्रेस की आज़ादी बन गया। मतलब ये सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी कोई जो है अखबार, किताब, नाटक या गीत का जो है प्रसारण होता है तो सबसे पहले जो है वो राज्य द्वारा स्थापित जो भी बोर्ड होता है, संस्था होती है, उससे जो है उसको पास कराना पड़ता है। अगर सरकार को ये लगता है कि वो जो है हमारी जो है आलोचना कर रहा है या हमारे लिए ख़तरा हो रहा है तो उसको वो जो है परमिशन छापने की नहीं देती हैं। तो ये सेंसरशिप के जो है नियम थे। तो इसमें जो है अखबारों, किताबों और नाटकों और गीतों पर जो है सेंसरशिप का जो है नियम बनाए गए। फिर इसी के खिलाफ जो है उदारवादियों द्वारा जो है उदारवादी द्वारा जो है मुख्य मुद्दा उठाया गया और उसका पहला उद्देश्य ये बन गया प्रेस की आज़ादी। 1815 के बाद के वर्षों में रूढ़िवादियों के दमन और भय से अनेक उदारवादियों को भूमिगत होना पड़ा, अंडरग्राउंड होना पड़ा और अनेक यूरोपियन राज्यों में अनेक क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनने शुरू हो गए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब राजतंत्र व्यवस्थाओं का विरोध करना था। मतलब कि जो राजतंत्र व्यवस्थाएं थी, जो राजा और उसके शासन व्यवस्था थी, उसका विरोध करना ही उस समय जो है क्रांतिकारी होने का मतलब था। जो व्यवस्थाएं 1815 की संधि के बाद स्थापित हुई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। क्रांतिकारी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना को आजादी के संघर्ष का जरूरी हिस्सा मानते थे। ज्यूसेppe मैज़नी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। जेनेवा कहाँ है? ये जो है इटली का, ये यहाँ पर जो है हमारा ये जो है जेनेवा है। तो ज्यूसेppe मैज़नी का जन्म जो है जेनेवा में हुआ था। वह इटली का एक महान क्रांतिकारी था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। जब 24 साल का हुआ तो उसने लुगेरिया में क्रांति की, जिसके कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया। बहिष्कृत होने के बाद उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिसमें पहला था मार्सेई में यंग इटली। ये मरसई कहाँ है? तो मरसई जो है हमारे यहाँ पर है, जो फ्रांस के जो है निचला ये जो तटीय इलाका है समुद्र से, तो यहाँ पर मरसई है। यहाँ पर इन्होंने यंग इटली की स्थापना की और दूसरा बर्न में इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना की। बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्तमान में। तो ये बर्न के अंदर जो है इन्होंने जो है यहाँ पर जो है यंग यूरोप की स्थापना की, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा लोग थे। जिसके सदस्य जो है फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर, इटली के अंदर समान विचार रखने वाले युवा लोग थे। मैज़नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्रीय ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत
गणतंत्र बनना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैजनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के सपने से मैजनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।